हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक मंथ की स्ट्रेटजी हमको इसलिए बनाना है क्योंकि आज हो चला है आपका 7 जनवरी। और 7 जनवरी से लेकर के अगर 7 फरवरी तक की बात करें तो 2 दिन आपके एग्ज़ाम में बचेगा। ठीक है, यानी कि 9 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और आपको लगभग 1 महीने बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। बहुत से लोग हैं जो अभी जाग रहे होंगे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या की बात है। पर CGPSC 2024 का एग्ज़ाम 9 फरवरी को होने वाला है, जिसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, जैसा कि आप सभी को पता है। एक होगा GS का पेपर जो सुबह होता है, और दूसरा होगा CSET का पेपर। होपफुली आप तैयारी कर रहे होंगे, आपको पता होगा। मार्केट में करंट अफेयर्स आ चुके हैं। अब स्ट्रेटजी इसीलिए हमको बनाना था कि 1 लेफ्ट फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, तो CGPSC प्रीलिम्स इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। 1 महीने की हमारे पास स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो इस 1 महीने में आपको अपनी कंडीशन पता होनी चाहिए कि अभी पे आप किस कंडीशन पे हैं। कंडीशन वाला टॉपिक आपको नीचे दिख रहा होगा, उस पर हम डेफिनेटली आएंगे। ये सबसे पहला स्थिति है। दूसरी आपकी स्थिति ये होनी चाहिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आपकी बची हुई हैं, है ना, या फिर लेफ्ट है, जिसको आपको पढ़ना है या करना रहेगा। फिर इसके बाद है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए हम अगले वीडियो में जाएंगे, पर अभी इस वीडियो में हमको ये करना है कि इस इम्पोर्टेंट टॉपिक तक पहुंचने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। फिर चौथा ये होता है कि अभी तक की आपकी जो तैयारी है, अभी तक की जो तैयारी है उसको बेटर कैसे करें। क्योंकि बहुत लोगों की कंडीशन ये होती है कि वो तैयार रहते हैं पर अपनी तैयारी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, यानी उनका अनुप्रयोग नहीं कर पाते। सपोज़ आपने छत्तीसगढ़ का कोई GS की तैयारी की है। ठीक है, GS में आपने पढ़ा है मंत्री परिषद। ठीक है, तो अब आप मंत्री परिषद की पढ़ाई तो कर लिए हैं, पर आपसे सवाल ये आ जाता है कि इन मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछ देगा। तो विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपकी तैयारी सपोज नहीं है। अब आपको कुछ ये ध्यान रखना होता है कि मंत्री परिषद के मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र भी पढ़ने होते हैं। इसका मतलब आपकी तैयारी थी मंत्री परिषद की, आपको थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट करके उसके विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी, और इस क्वेश्चन को आप बना ले जाते। अपनी तैयारी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं इन पे डिस्कशन रहेगा। ठीक है, अब आते हैं आपके कंडीशन पे। अगर आपकी कंडीशन देखा जाए तो इन 3 में से कोई एक होंगे। एक जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो गया होगा, दूसरे वो हैं जिनको 50% सिलेबस कंप्लीट अभी पता चल रहा होगा, और वैसे ही बहुत लोग होंगे जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे होंगे। इन तीनों कंडीशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर कोई इंसान अपना बोल रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो पेपर के पहले तक और पेपर के बाद भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। हाँ, इसको कहने का तरीका ये हो सकता है कि लगभग सारे टॉपिक मैंने देख लिया है। ठीक है, तो लगभग सारे टॉपिक देखना होता है। और अगली बात ये होती है कि मैक्सिमम टॉपिक के आपने टेस्ट दे दिया। ठीक, इसके बाद है एक बार रिवीजन का तरीका भी देख लिया है। ठीक है, ये कंप्लीट सिलेबस माना जाता है। पर ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, ये संभव नहीं होता है। हमेशा सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ और पढ़ने की गुंजाइश होती है। हाँ, ये है कि इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है, जो गुंजाइश है उनको। जितना आपने पढ़ लिया इसी को बेस्ट फॉर्म में और तैयार करना रहता है। अब इसमें बहुत सारे लोग होंगे, ये 50% है ना, तो लगभग 90% जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, वो इसी कैटेगरी के होंगे कि मेरा 50% ही कंप्लीट हुआ है। देखिए, हो सकता है आप इस कैटेगरी के होंगे, लेकिन आपकी जो तैयारी है वो आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि आपका 50% तैयारी है।
अमूमन ये होता है जब आप तैयार होते हैं तब आपको ये लगता है कि मेरा ये भी बचा हुआ है, ये पोर्शन भी बचा हुआ है। क्या आप भी काफी सालों से सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेंटर्स ज्ञान की सीनियर एक्सपर्ट टीम आपको गाइड करे? नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने फुल नेम एंड डिटेल्स के साथ रजिस्टर करें। हमारे मेंटर्स आपको 1-on-1 जूम सेशंस के थ्रू गाइड करेंगे। हरी अप, आज ही अर्ली बर्ड्स प्राइस में अपने गाइडेंस सेशन को बुक करें। ध्यान रहे, अर्ली बर्ड प्राइसिंग सिर्फ 25 स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड है, उसके बाद प्राइसिंग डबल हो जाएगी। हम चाहकर भी ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं ले सकते क्योंकि ये 1-on-1 पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है, ना कि ग्रुप सेशन। क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू रजिस्टर फॉर द अर्ली बर्ड प्राइसिंग। ये पोर्शन भी बचा हुआ है और आपको लगता है कि मेरी तैयारी थोड़ी कम है, आपको ये ध्यान देना है जो पोर्शंस आपके बचे हुए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं तब आपको जितनी आपने पढ़ाई कर ली है उस पर वापस जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपने सीजी हिस्ट्री का एंशिएंट नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास आप नहीं पढ़े हो। आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चंस आधुनिक, ठीक है, और मिडिवल छत्तीसगढ़ से पूछे जाते हैं। अब मिडिवल छत्तीसगढ़ में सही गलत भी हो सकता है। अगर आपने आधुनिक डन कर दिया है, इसको एक एक बार देखे भी हैं, तब भी आपकी तैयारी को कंप्लीट मानना, क्योंकि थोड़े से एफर्ट के बाद आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि प्राचीन और मिड को छोड़ करके जाना है, बट आधुनिक कर लिए हो तो इसको आसानी से कर लोगे। वैसे ही करंट अफेयर अगर आपने एक बार रीड कर लिया है या अभी इंटेंट रखे हैं हाफ पढ़ने का, तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया है, भले ही आपको याद नहीं आ रहा है पर एक बार पढ़ लिया है, तो आपको एक बार और पढ़ने की ज़रूरत है और वो कंप्लीट माना जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जो 50% कंप्लीट अपने आप को मानते हैं, उनकी तैयारी कुछ इस तरह से होगी। ये भी अपनी तैयारी को फर्निश करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपकी कंडीशन ठीक है, अच्छी है, ठीक है। बस आपको अगला जो स्टेप बताने वाले हैं उसको रेगुलर फॉलो करना है और इस वीडियो के आखिर तक बने रहना है। इसके बाद ऐसे महानुभाव जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, आप सभी के लिए एक विशेष निर्देश तो नहीं कहूँगा, रिक्वेस्ट है, जितना भी अपना मैक्सिमम हो सकता है क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर अभी स्टार्ट किए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि पूरी थ्योरी को कंप्लीट करके आप पेपर देने चले जाओगे तो मुश्किल है। क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इंडिया जीएस के भी एज वेल एज सीजीजीएस के भी, ठीक है। इसमें करंट अफेयर भी आपको एमसीक्यू के फॉर्म में मिल जाता है। तो इस पैटर्न को आपको फॉलो अभी करना चाहिए। अभी आपको ये थ्योरी की बुक लेकर के मैं कंप्लीट कर लूँगा सोचते हैं तो मुश्किल है, ठीक है। अब आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, वो मान रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिनका लगता है कि उनका 50% कंप्लीट हुआ है, उनको करना क्या चाहिए। तो व्हाट टू डू फ्रॉम नाउ। देखिए, अभी ये जो जनवरी का महीना है, इसमें आप पढ़ने का सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इसमें आपको करना है रिवाइज, जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज। देखो, रिवाइज करने का अलग अलग तरीका होता है। पहले कुछ लोग शॉर्ट नोट्स बना करके रखे होंगे, अब उसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स वे हो सकते हैं जो शॉर्ट नोट्स के बदले वापस अपना पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। देखिए, ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक चीज़ करना है तो थोड़ा सा संभल जाइएगा, तीनों करना पड़ेगा। देखो, शॉर्ट नोट्स आपने तैयार किया हुआ है। शॉर्ट नोट्स का मतलब है वो टॉपिक्स जिसको आप बार बार भूलते हैं, पहला। दूसरा, वे टॉपिक्स जहाँ पे आपके विचार में ऐसा है कि ये बहुत कठिन है आपके लिए, ठीक है। और तीसरा जो आईएमपी है, इन तीनों का नोट्स बनाया जाता है, इसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। कठिन का मतलब होता है अगर कोई बहुत बड़ी लंबी सीरीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जैसे राज्य अलंकरण, ये एक टॉपिक हो सकता है, बार बार पढ़ने के बाद भी आप भूल रहे हैं, तो इसका आपने कोई छोटा सा नोट्स बना करके लिख लिया पेज में और उसको आप रेगुलर पढ़ते जा रहे हैं, तो वो कठिन होगा, हो सकता है आप बार बार भूलेंगे।
और ये इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। तो इस तरह के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि आप पूरा बुक को शॉर्ट नोट्स बना करके छोटे छोटे फॉर्म में लिख रहे हो और आप उसको कह रहे हो कि ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, तो वो गलत होता है। तो आपको जिनको आप भूलते हैं, जो कठिन है और जो इम्पोर्टेंट है, इनको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बना लेना चाहिए। इसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए या इस फॉर्म में रखो कि ये ईजी आपको एक्सेस हो सके। ठीक है। इसके बाद ऐसे जो लोग हैं जो ये विचार में कर रहे हैं कि अगेन पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, सबको नहीं पढ़ना है, सभी नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसमें जब आप किसी भी टॉपिक पे चलते हैं, जैसे महात्मा गांधी सन 1920 में, है ना, छत्तीसगढ़ आए थे। कई लोग 1920 रटते रहते हैं, या इसका डेट है उसको रटते रहते हैं। ये आपने पहले पढ़ लिया है, आपको बार बार याद है, इसको नहीं पढ़ना है। हाँ, इसके आगे की जो उस समय पे घटनाक्रम हुए थे, है ना, उसको अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ठीक तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये विचार कर रहे हो कि 1920 को ही बार बार आप रट रहे हो, जैसे इकोनॉमिक सर्वे आपने ओपन किया 3.23 या 6.56, इस डेटा को, ये किसका डेटा है आपको ध्यान रखना चाहिए। इस डेटा को अगर आप बार बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप गलती कर रहे हो। यहाँ पे 6.56, 3.23 फर्स्ट टाइम पढ़ने के टाइम ही आपको याद हो चुका है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो कि आपको एक बार और वो याद हो जाए, तब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जब आप अगेन पढ़ाई कर रहे हो, कंप्लीट सिलेबस को फिर से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सभी को नहीं पढ़ना है। तो पढ़ेंगे किसको? जो याद नहीं है। ठीक। यहाँ समस्या ये आती है, आप हर टॉपिक को देखते हैं और आपको लगता है कि ये मुझे याद नहीं है। अगर आप टॉपिक को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि वो याद नहीं है। जिन्होंने उस किताब को लिखा है उनको खुद वो याद नहीं है। आपको कैसे पता करना पड़ेगा? यहाँ पे बात आती है MCQ की। जो टॉपिक आप MCQ लगा के सॉल्व कर ले रहे हो वो आपको याद है, और जिस टॉपिक को आप MCQ लगाने के बाद नहीं सॉल्व कर पा रहे हो वो आपको याद नहीं है। तो जो आपको याद नहीं है वो कैसे पता चलेगा? थ्रू MCQ। और इसके आगे ये भी होता है, जब आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो वो देख के आपको लगता है कि इसको मैं पढ़ चुका हूँ, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं पे याद है। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा करना और आगे बढ़ जाना। तो अगर आप अगेन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ उनको पढ़ना चाहिए जो आपको याद नहीं है। जो याद है उनको स्किप करके आगे बढ़ना है। ध्यान रखिएगा, अगेन आप सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो 20 तारीख के पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद के लिए आपके पास नए नए और तरीके होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो इसको 30 तारीख तक का प्लान बना करके लेकर के चल रहे हैं, गलत है। अगर आप 20 तक कंप्लीट करेंगे तो आपके पास 10 दिन अगेन कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का समय होगा। इसीलिए अपेक्षा यही रहती है कि इस 20 तारीख तक आप अपना सिलेबस एक बार और कंप्लीट कर लो, अगर पूरा पढ़ना चाहते हो तब। MCQ कब बनाना चाहिए और कितना बनाना चाहिए? MCQ बनाना चाहिए अभी भी रोज़। ठीक है, डेली बेस पे आपको MCQ बनाना चाहिए। हाँ, अगर आप थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, ये जो 20 तारीख तक का आपने टारगेट लिया है उस हिसाब से अगर कंप्लीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो MCQ के थ्रू ही आप चेक करोगे, और यहाँ पे कम से कम 200 से 300 MCQ आपको रोज़ बनाना चाहिए। अब कई लोग होते हैं जो संविधान का लंबा लंबा कूट वाला 300 MCQ आज करूँगा करने सुबह लेकर के बैठते हैं, और वो पढ़ते शाम हो जाता है, फिर भी हार्डली 100 से 150 MCQ होता है। ऐसे आपको नहीं करना है। आपको किसी भी बुक से रिपीटेड वाले MCQs नहीं करने हैं। एक टाइप के क्वेश्चन आप बना लिए, फिर स्किप करके आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ अगर GS का आप बनाते हो, CGGS की एक नॉर्मल जो बुक मार्केट में आती है उसको लेकर के बनाते हो, तो आप 2-3 घंटे में कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन बना सकते हो। मैं ये ज़्यादा ही कह रहा हूँ कि 2-3 घंटे लगेगा, 1-आध घंटे में भी इतने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इतने क्वेश्चन बनाने के बाद आप वापस प्रैक्टिस पे आ जाइए। ठीक है, तो ये हुआ रिवाइज। अब मैंने रिवाइज का पैटर्न पहले ही बता दिया है, बट हाउ टू रिवाइज इस पे फिर से आ जाते हैं। ठीक है, हाउ टू रिवाइज में शॉर्ट नोट्स, MCQ और अगेन आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका एक तरीका हो सकता है। इसके बाद ये 3 चीज़ पहले मैं यही लिख देता हूँ। ये है शॉर्ट नोट्स, जिसको मैंने पहले समझा दिया है आपको। इसके बाद जो अगेन
सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं उनका तरीका भी मैंने आपको बता दिया, और तीसरा MCQ कब और कैसे बनाना है ये एक तरीका हो गया। नाउ रिवाइज करने के समय आपको बार बार इस बात पे फोकस करना होगा कि जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप फिर से नहीं पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे फिर से पढ़ नहीं रहे हैं कहने का मतलब ये है कि आप जैसे पहली बार पढ़े हो वैसी अक्षरशः नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको रिवाइज के समय कॉशन ध्यान रखना है कि आप फिर से पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा फास्ट रिवाइज करना होगा। सपोज़ किसी डेट पे मान लीजिए 10 जनवरी का दिन है और आपने प्लान बनाया कि आप क्या आप भी काफी सालों से CGPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अब एक एक्सपर्ट मेंटर की जरूरत है जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करे? अब और इंतजार मत कीजिए, मेंटर्स ज्ञान की सीनियर एक्सपर्ट टीम के साथ 1-on-1 जूम सेशन बुक करें और अपने डाउट्स क्लियर करें और एक पर्सनलाइज्ड रोड मैप प्राप्त करें जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाए। ध्यान रहे, सिर्फ पहले 25 स्टूडेंट्स के लिए अर्ली बर्ड प्राइसिंग अवेलेबल है। 10 जनवरी के पहले अगर आप अपना कंसल्टेशन कॉल बुक करते हैं तो आपको मिलेंगे 12 सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड वीकली करंट अफेयर्स वर्थ 10,000 एब्सोल्युटली फ्री। हरी अप, हमारे सेशंस लिमिटेड हैं क्योंकि ये 1-on-1 पर्सनलाइज सेशन है, ग्रुप सेशन नहीं। ये आपके CGPSC क्रैक करने का गोल्डन चांस है, इसे मिस मत कीजिए। बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी लिंक को क्लिक करें ताकि आपका कंसल्टेशन कॉल बुक हो सके। आर्ट एंड कल्चर ऑफ CG, आर्ट एंड कल्चर ऑफ CG को आपने ख़त्म करने का ठाना है, ठीक है। अगर आप आर्ट एंड कल्चर को लेकर के पूरा दिन भर बैठे हो या फिर अगले दिन ये 11 जनवरी को भी जा रहा है तो आप गलत कर रहे हो। आपको रिवाइज करना है, इसका मतलब ये हार्डली दोपहर के 12, अगर आप सुबह 8 से 9 बजे के बीच पढ़ना स्टार्ट करते हो या उससे पहले स्टार्ट करते हो तो कोशिश करिए 12 बजे तक आप एक बार कंप्लीट कर लो, फिर बनाओ MCQ। फिर इसके बाद जो टॉपिक आपसे MCQ में नहीं बनते हैं उन टॉपिक को रात के टाइम में एक बार फिर से रिपीट में पढ़ लीजिए। ये आपका पैटर्न होना चाहिए। एक बार आपने पढ़ाई की, MCQ बनाया और अगेन जो MCQ नहीं बने उसको पढ़ लिया। ये आपके रिवीजन का तरीका होना चाहिए। ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट को एक दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। आप सिर्फ उस सब्जेक्ट को लेकर के मैं आज दिन भर में पढ़ूंगा और थ्योरी पढ़ रहे हैं तो किसी दिन के आते तक आप उसको कंप्लीट कर लेंगे ऑफ कोर्स, पर आपकी तैयारी उतनी ही होगी जितनी आप मॉर्निंग में 12 बजे तक आप कर रहे हो या फिर ऐसे 3-4 दिन तक आप पढ़ाई कर रहे हो, तब आपकी जितनी तैयारी होगी उतनी इस एक दिन में ही होगी। यकीन नहीं है तो एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू यूज़ टेस्ट सीरीज़। अच्छा, ये रिवीजन का पैटर्न आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई और डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा। इसके बाद हाउ टू यूज़ टेस्ट सीरीज़ इन प्रिपरेशन। अब जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहे थे यानी अराउंड अक्टूबर या नवंबर महीने में, तो मैंने सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया था वीडियो में कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज़ को तैयारी कैसे करनी चाहिए इसका भी वीडियो बन के डला हुआ था, खुद का एनालिसिस कैसे करना चाहिए ये सारे वीडियोस डले हुए थे। अब अभी अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो गलती करोगे, ठीक है। इस समय पे यानी डेट है 7 जनवरी, 7 जनवरी को अगर आप ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, कई लोग ऐसे होंगे जो पेपर को लेकर के सॉल्व किए होंगे और मेगा टेस्ट कहीं पे भी या फुल लेंथ टेस्ट जो होता है ना उसको आप देने की सोच रहे हो, सिर्फ वो 4 टेस्ट, तो आप अपनी प्रैक्टिस को वहाँ पे चेक कर सकते हो। लेकिन आप न्यू कमर हो, नया तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं अभी कहीं का भी टेस्ट ज्वाइन कर लूँगा और वो अचीव कर लूँगा जो बाकी सब ने कर लिया, तो आप ऑफकोर्स ये गलतियाँ कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, ठीक। अब जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है वो कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। मोस्टली किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप टेस्ट दे रहे होंगे तो हार्डली 20 से 30 टेस्ट होते हैं या फिर 35 टेस्ट तक होते होंगे, जिसमें का 21 से 25 टेस्ट अभी तक हो गए हैं, ठीक है। ये 21 से 25 टेस्ट आपने ईमानदारी से दिया है, ये मैं मान के चल रहा हूँ,
अगर आपने ईमानदारी से दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पढ़ के दिया है या फिर इस सब में आपने अच्छा नंबर लाया है। मैं कह रहा हूँ जिस दिन टेस्ट था उस दिन आप जैसा आपसे बना वैसा ईमानदारी से तैयारी किए हो और टेस्ट देने गए हो। कम नंबर लाए हो, ज़्यादा नंबर लाए हो, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे जिन्होंने किसी टेस्ट में कम नंबर लाया है उनके लिए ये ध्यान रखना है कि इस तरह के 100 टॉपिक्स यदि 100 क्वेश्चन टेस्ट में थे तो कवर करने में आपको लगभग 1 वीक लगता है ना। और ये 1 वीक आप इन 100 टॉपिक्स को खोज के पढ़ भी नहीं पाते, आप एक सिरे से पढ़ते रहते और समझ नहीं आता। यहाँ पे एक जगह पे 100 टॉपिक थे और आपने 100 तरह के दिमाग लगाए हैं, ठीक है। अब इस 100 तरह के दिमाग में जब आपको सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है तो हार्डली 1 घंटे में आप अपनी कॉपी चेक कर ले रहे हो। तो 1 घंटे में 100 तरह का आपका दिमाग लग गया, यानी आपने 100 कंसेप्ट सीख लिया। ध्यान रखिएगा ये उनके लिए है जिन्होंने ईमानदारी से अभी तक टेस्ट सीरीज़ दिया है, उनके लिए नहीं है जो आज टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने वाले हैं या टेस्ट सीरीज़ का बुकलेट खरीद करके 100 के 100 क्वेश्चंस के आंसर को याद कर रहे हैं। गलत बात। जो पढ़े और जिन्होंने टेस्ट दिया उनके लिए ये है कि 100 टॉपिक आप पढ़ने के बाद 100 तरह के कंसेप्ट आप इस 1 घंटे में तैयार कर सकते हो। यानी अपने टेस्ट पेपर को उठाओ और अपनी गलतियों को देखो, ठीक है, और जहाँ जहाँ गलतियाँ किए हैं उसको वापस देख लीजिए। इसमें पूरा 1 दिन मत लगा देना, ठीक। हार्डली अगर आप अपने किसी भी एक टेस्ट पेपर को 1 दिन में देख रहे हो, अभी सपोज आपने कोई टेस्ट दिया था, टेस्ट नंबर 6 जो था जिसको आप चेक करना चाह रहे हो वापस, तो आंसर की निकालो और टेस्ट नंबर 6 को मुश्किल से 15 से 20 मिनट में चेक कर लो। पढ़ने के पहले ही कर लो, ठीक है। चेक करने के बाद आपको आपकी गलतियाँ पता चल गई, उसको फिर से एक एक बार देख लो। जब इतना हो जाएगा तो इस 15 से 20 मिनट में आपने लगभग 100 तरह के सवालों को सीख लिया, ठीक। इसमें कुछ आपसे बन भी रहे होंगे और कुछ आपसे नहीं बन रहे होंगे। इस तरह से अपने टेस्ट सीरीज के प्रिपरेशन को एनालाइज करना है। अब वही बात आ जाती है जो टेस्ट सीरीज आपने देने के इस समय पे मैं आपको सिखाया था अक्टूबर और नवंबर में, वो ये था कि आपको अपना पैटर्न डेवलप करना था। तो टेस्ट सीरीज़ अभी तक देते हुए अगर आप अपना पैटर्न डेवलप नहीं किए हैं तो 21 या 25 टेस्ट के बाद अभी भी आपके पास 9 टेस्ट बचे होंगे, ठीक है। इन 9 टेस्टों में अपना पैटर्न डेवलप करिए। इसका मतलब ये है अगर पेपर हार्ड आता है तो मैं कितना अटैम्प्ट करता हूँ। सेकेंड थिंग ये है कि आपसे मिस्टेक्स कितने होते हैं, ठीक है। अगर पूरे टेस्ट सीरीज़ में और लास्ट देने तक आपके पास किसी भी पेपर में आप 15 से 20 गलती करते हो तो ये मान के चलो कि मेन एग्ज़ाम चाहे इजी हो या कठिन हो आप इतना ही गलती करोगे। अगर आप 10 गलतियां करते हो तो मेन एग्ज़ाम में आप इतनी ही गलतियां करते हैं। कई लोग प्रिसाइज होते हैं जो 70 के आसपास टिक लगा रहे होंगे अभी टेस्ट सीरीज़ में। मैं नहीं बोलता कि इतना आपको लगाना चाहिए या इतना नहीं लगाना चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 70 के आसपास कई लोग टिक लगा रहे होंगे और प्रिसाइजली वो 68 सही कर रहे हैं और लगभग 136 के आसपास या 134 नंबर ला रहे होंगे और बहुत अच्छा नंबर हो रहा होगा उनका। और ये एग्ज़ाम में भी लगभग इतना ही गलती करेंगे, काफ़ी प्रिसाइज रहेंगे। तो ये पैटर्न से अगर आपका प्रीलिम्स निकलता है तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। यानी जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पेपर कितना कठिन है और कितना आसान है, आपसे कितना मिस्टेक होता है और उस मिस्टेक के अकॉर्डिंग आपको मेन एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना होगा। अगर आप 10 गलती करते हैं तो पेपर में भी मान के चलना कि लगभग आप 10 गलती कर रहे हो। ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट के अपने हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे मैं कितने टेस्ट में कितनी गलती करता हूँ, मैं कितने टेस्ट में कितने अटेम्प्ट किया हूँ, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। मान लीजिए कूट वाले क्वेश्चन बनाने में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो पेपर में रिस्क आपको उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा लेना है। ये भी हो सकता है कि आप किसी इस तरह के क्वेश्चंस को बना रहे हैं जो 1 वर्ड है, ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस पे ही आप ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। क्लियर हैं? तो ये पैटर्न आपका तैयारी का होना चाहिए। फिर इसके बाद हाउ टू हैंडल सी सेट, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। जो गणित वाले हैं उनके लिए नहीं होनी चाहिए, पर जो गणित वाले हैं वो भी इस बात से डरते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सी सेट इज़ नॉट अबाउट गणित, यानी मैथ्स के से रिलेटेड तो है ही नहीं। ये रीजनिंग से रिलेटेड है क्या?
नहीं। ये लैंग्वेज से रिलेटेड है क्या? नहीं। ये छत्तीसगढ़िया होने से कुछ रिलेटेड है क्या? नहीं। ध्यान रखिएगा, इन सब का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं गणित यानी मैथ्स और रीजनिंग अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो मेरा सी सेट निकल जाएगा, कोई गारंटी नहीं दे सकता है। पेपर कठिन आ गया, इजी आ गया, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। तो इतना करने के बाद आपका पेपर निकल जाएगा अगर आप सोच रहे हैं, हो सकता है आप गलत होंगे। यहाँ पे आपको चेक करना है कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं। कैसे कंफर्टेबल हैं कहने का मतलब ये है कि अगर सी सेट में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन में आपको 40 सही करना है, आप आराम से जनरल का भी कट ऑफ पार कर रहे हैं। 40 सही करना है, इस पे ध्यान मत दो। 60 आपको छोड़ना है, ठीक है। तो आप हमेशा जब भी आपके पास पेपर मिलता है, उस पेपर में आप शुरुआत से देखना चालू करते हैं, या कई लोग उल्टा बनाते हैं और लैंग्वेज वाले पेपर में चले जाते हैं। सपोज ये आपका पेपर है और इसमें ऐसे ऐसे करके 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन हैं। कई लोग इधर मैथ्स या रीजनिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको ये कमज़ोर लगता है वो भाषा के साइड से ऊपर आना चालू करते हैं। और हर इंसान का अप्रोच ये होता है, मोस्टली जिनको समस्या होती है उनका अप्रोच ये होता है कि इस सवाल को बनाना है और इसमें नंबर लेना है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ संख्या ज़्यादा है छोड़ने वाले की, तो आपको जो अप्रोच रखना चाहिए वो बनाने पे नहीं, आपको लीव करने पे अप्रोच रखना चाहिए। क्वेश्चन छोड़ने आना चाहिए। किसी सवाल को आप बनाएं, नहीं बना छोड़ के आगे बढ़ो। ये नहीं बना कितने देर में डिसाइड होना चाहिए? मुश्किल से 2 मिनट में। यानी किसी भी सवाल को आपने 2 मिनट दिया और वो सवाल आपसे नहीं बन रहा है, इसका सीधा का सीधा मतलब है आपको इसको छोड़कर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट में गए, फिर वो बना, 2 मिनट देखे, नहीं बना, आगे बढ़े। ऐसा करते करते अगर आप 30 क्वेश्चन भी छोड़ दिए और अभी तक आपने एक भी नहीं बनाया है, तब भी आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आप 60 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। आपको सिर्फ वो 40 क्वेश्चन खोजने हैं जो आपसे बनते हैं, और उसी को आप सही करके आएंगे और आप सी सेट आराम से निकाल लेंगे। हमसे गलती ये होती है कि ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ऐसे करके अगर 5 सवाल हमसे नहीं बनते हैं तो हम 6वें को जी जान लगा के अटैम्प्ट देते हैं और लगभग आने वाले आंसर को टिक लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, मैथ्स और रीजनिंग इसमें लगभग आंसर नहीं आता। CGPSC वाले पेपर में तो आता ही नहीं। अगर आप बैंक की एग्ज़ाम दे रहे होते, आप कैट का एग्ज़ाम दे रहे होते, तब मैं कहता कि लगभग को आप टिक लगा दो, क्योंकि आपका मैथ्स रीजनिंग ठीक ठाक था और कैलकुलेशन हार्ड था। या IIT नीट के एग्ज़ाम में फिजिक्स वगैरह के पेपर में अराउंड करके लगा दिया जाता है। पर यहाँ पे उतनी कठिन मैथ्स नहीं होती। नॉर्मल लोग जो मैथ्स वैथ्स की तैयारी करते हैं उनके हिसाब से उतना कठिन नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन से ज़्यादा खेलना नहीं होता है। मतलब अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो और चारों ऑप्शन में से कोई आंसर आ रहा है तो सही बना रहे हो। अगर नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 30 है, 30 है, यहाँ पे 50 है, और आपका आंसर आ रहा है 48.2, ठीक है। तो आप 50 को मार दीजिएगा। ये गलत होता है, ये पैटर्न नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर यहाँ 50 लिखा है तो आपका उत्तर 50 आना चाहिए, तभी सही होगा। यहाँ पे वो किसी भी हिसाब से आपको कठिन परिस्थिति में नहीं डालता। हाँ, कई पेपर ऐसे हुए हैं, 1-2 पेपर ही हुए हैं CGPSC में जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत हार्ड रहा है, तो उन जगहों पे आपको कैलकुलेशन वाले सवाल पे नहीं जाना है। शायद वो आपको 60 जो छोड़ना है उसी के क्वेश्चंस होते होंगे, ठीक। अब ये पैटर्न कैसे डेवलप होगा कि मुझे कितना बनाना है और कितना छोड़ना है? ये पैटर्न डेवलप हो पाएगा जब आप किसी भी पेपर को पूरा का पूरा बनाएंगे। यानी अभी आपको क्या करना है, कम से कम 8-10 ऐसे पेपर खोज लेने हैं जो सी सेट के पूरे 100 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक। इनको बनाने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे देना है। इस पेपर को बैठ करके आप मेन पेपर के जैसे सॉल्व करो। 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन पेपर खोज लो जिसमें पूरा सी सेट का दिया होगा पेपर। ये 2018 से लेकर के 2023 तक का अगर आप सी सेट उठाते हो तो यही आपके 6 पेपर हो गए।
2-3 पेपर किसी टेस्ट सीरीज के खोज लिए, है ना, किसी टेस्ट सीरीज के आपने खोज लिया। अब इन पेपर को उठा करके 1 से 1.5 घंटे में बनाने की कोशिश करो। उस 1 से 1.5 घंटे में अपने काम का 40 क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। फिर उस पेपर को बनाना छोड़ सकते हो या मन किया तो और आगे बना सकते हो। हर पेपर में ऐसे आपको ट्राई करना है। इस 40 क्वेश्चन में हो सकता है आप मैथ्स के बनाएं, हो सकता है आप रीजनिंग के बनाएं, हो सकता है आप लैंग्वेज के बनाएं, या हो सकता है आप कम्युनिकेशन स्किल वाले या संचार कौशल के आप बना रहे हैं। 40 बनाएं, आपको अपना जॉनर समझ में आ गया, आपने उस पेपर को छोड़ दिया। ये प्रैक्टिस अगर आपकी रहेगी तो मेन एग्ज़ाम में भी आप क्या करोगे, 100 क्वेश्चन में से स्किप करते हुए अपने 40 काम के सवाल आप निकाल लोगे। और जब आप इस पैटर्न से बनाते हो तो ध्यान रखिएगा मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि सर और मैडम आपने अपने 40 क्वेश्चन काम के खोजे हैं और वो खोजे हैं जिसको आप 100% सही करते हैं। तो इस टाइम पे सीसेट का प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करना चाहिए। 8 से 10 क्वेश्चन पेपर खोज लो और हर दिन 1 से 1.5 घंटा ऐसे ही दोपहर के टाइम में, सीसेट के टाइम जिस टाइम होता है उस टाइम पे लगाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, सीसेट नहीं निकलेगा, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। तो समरी में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये है कि अभी आपको अपनी कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन जानने के बाद आपको रिवाइज करना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये रिवीजन का पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बताया है और यहाँ पे बताया। अभी कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना, रिवीजन करना। रिवीजन अगर आप डन कर लेते हो 20 या 30 तारीख तक, फिर आगे देखा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हाउ टू यूज़ टेस्ट सीरीज इन प्रिपरेशन। तो ये था, ये एक स्ट्रेटजी मेथड है। अच्छा, इसमें मैंने आपको करंट अफेयर भी बताया है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स मार्केट में आ गए हैं, जिसको पढ़ना चालू करो, करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे। इसके बाद हाउ टू हैंडल सी सेट, तो वही वाली बात है, 8 से 10 पेपर अरेंज कर लो और हर पेपर में अपने लिए 40 क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करो, जिससे आपके अराउंड 80 नंबर फाइनल हो जाते हैं। इसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और किन किन सब्जेक्ट्स के किन किन टॉपिक को बेहतर कवर करना चाहिए, पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए अभी से क्या स्ट्रेटजी सोचना चाहिए, इसके लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को कैसे कंप्लीट किया जाना चाहिए इसका डिस्कशन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, वो सारी चीज़ें जो कहते हैं सारे यूट्यूबर्स, करते रहिएगा, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोज़ मिलते रहें। शुक्रिया। क्या आपके सीजीपीएससी के मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स ने आपका कॉन्फिडेंस हिला दिया है और आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप चाह रहे हैं? 2025 में आपके पास मौका है मेंटर्स ज्ञान की सीनियर एक्सपर्ट टीम से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस का। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने फुल नेम एंड डिटेल्स के साथ अभी रजिस्टर करें। हमारे मेंटर्स आपको 1-on-1 पर्सनल जूम सेशन पर गाइड करेंगे। हरी अप, आज ही अर्ली बर्ड प्राइस में अपने गाइडेंस कॉल को बुक करें। फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स को मिलेंगे 2 बोनस गिफ्ट वर्थ 10,000 एब्सोल्युटली फ्री। हरी अप, क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू रजिस्टर फॉर द कंसल्टेशन टुडे।